हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बेहन्स पढ़ाई में। मेरा नाम है शिखा और आज हम करेंगे अपना पाठ संस्कृति। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें आपको दो शब्द जानने को मिलेंगे, एक सभ्यता और एक संस्कृति। अक्सर ये हमारी हिंदी भाषा में बहुत ज़्यादा यूज होता है, पर इसका मतलब जो है ना वो कम समझ में आता है। इसके साथ कोई विशेषण लगा दे तो बिल्कुल ही समझ नहीं आता, इतना कठिन शब्द है ये। तो लेखक ने इसका उदाहरण देते हुए हमें ये दो शब्द समझाने की कोशिश करी है और ये पाठ लिखा है। तो हम इसको पढ़ेंगे बिना किसी देरी के। कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो, और ये नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इंस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर लेखक जो है इन दोनों शब्दों का मतलब समझाते हुए हम एक उदाहरण देते हैं। जैसे इसका मैं अगर आपको कंक्लूजन बताऊं, जैसे पहले आग का आविष्कार हुआ था, किसी ना किसी ने तो उसका आविष्कार किया ही हुआ, पत्थर घिस घिस के या कैसे भी आग का आविष्कार हुआ है ना। तो वो जो आविष्कार करना होता है उसे हम संस्कृति कहते हैं। मतलब जो इन्वेंटर होता है या इन्वेंशन होती है उसको हम संस्कृति कहते हैं, ठीक है। बाद में उस आग का जो है कई जगह उप गया है ना। जैसे खाना बनाने के काम आने लग गया, कुछ पकाने के काम आने लग गया, और कोयला जलाने के काम आ गया, हाथ सेकने के काम आ गया, और कई सारी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज में यूज होने लग गया। तो ये जो आग है वो पहले इसका आविष्कार हुआ था, तो ये तो संस्कृति हो गई। लेकिन बाद में उसी आग के अलग अलग यूजेस होने लग गए और उसके ऊपर विकास होने लग गया। तो जो विकास हो रहा होता है ना, आविष्कार जो भी आपका आविष्कार हुआ होता है, कोई भी चीज का आविष्कार होता है, उसका जब बाद में विकास होने लग जाता है उसको हम सभ्यता कहते हैं। इतना समझ में है? तो वही हमें इस पाठ में लेखक ने बताया है कि ये दोनों शब्द ऐसे हैं जिसका उपयोग अधिक होता है लेकिन समझ में कम आता है। इसमें विशेषण लगाते तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आता। कभी कभी तो दोनों को एक जैसा ही समझ लिया जाता है, या फिर कभी कभी दोनों को ही अलग समझ लिया जाता है। आखिर ये दोनों एक है या अलग, इसको समझाने के लिए लेखक जो है हमें प्रयास करते हुए समझाते हैं कि सुई धागे के आविष्कार को देखो, है ना। और इसमें क्या बताया उन्होंने कि वह एक आविष्कर्ता की बात कहकर व्यक्ति विशेष की योग्यता, प्रवृत्ति और प्रेरणा को व्यक्ति विशेष की संस्कृति का है। कि जैसे जो भी इंसान है उसके अंदर एक अलग कैपेसिटी है, सोचने की भी, काम करने की भी, उसकी एक मोटिवेशन है। जैसे मान लो मैं हूँ, मुझसे कई दिनों से एक काम नहीं हो रहा, मैं काफी दिनों से उस काम पे लगी पड़ी हूँ, तो मैं कुछ एक ट्रिक सोचूंगी कि ये काम मैं कैसे कैसे कर सकती हूँ, और उसी तरीके से में से मुझसे कोई एक ऐसा तरीका निकल जाएगा जो काम मैं बड़ी इजीली कर लूंगी, है ना। तो उस काम को बड़ी इजीली करने के लिए मेरे से कुछ इन्वेंशन हो जाएगी किसी भी चीज की, तो वो इन्वेंशन, तो मैं आविष्कर्ता बन गई उस पर्टिकुलर चीज की। तो मेरे अंदर एक कैपेसिटी थी, प्रवृत्ति थी और एक मोटिवेशन थी, जिसके बल पर आविष्कार किया गया। फिर लेखक संस्कृति और सभ्यता में अंतर बताते हैं, और वो कहते हैं कि आग और सुई धागे का आप उदाहरण देख लो। अब आग, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उसका आविष्कार हुआ था, सुई धागे का भी पहले आविष्कार हुआ था, उसके बाद में उसका विकास होता गया। सुई धागे से बाद में सिलाई की मशीन बनने लग गई, है ना। सुई आई तभी तो बाद में सिलाई की मशीन आई। उसके बाद आग के बाद, उसके बाद आग को काफी सारे यूज में लेने लग गए। तो आग और सुई धागे का विकास हुआ है, तो इसलिए वो क्या कहलाया जाएगा, सभ्यता कहलाया जाएगा, है ना। वो कहते हैं कि लोहे के टुकड़े को घिस कर छेद बनाना, उसमें धागा पिरोना और दो धागे के टुकड़े को जोड़ना, ये सोच जो है वो संस्कृति है। और बाद में इसी से किसी विशेष वस्तु को बना लेना, जैसे सिलाई की मशीन, तो सभ्यता कहलाती है। इस तरीके से, है ना। अपनी बुद्धि के आधार पर, जैसे अपनी बुद्धि के आधार पर हमने कोई भी चीज आविष्कृत कर ली है, उसके बाद उसके जो तथ्य हैं वो हम अगली पीढ़ी को सौंप के चले गए। जैसे मैं हूँ, मैंने बहुत पहले आग का आविष्कार किया, तो मैं अपनी अगली पीढ़ी को आग के आविष्कार को सौंप के चली गई कि अब तुम्हारे काम आ जाएंगे। तो वो इंसान संस्कृत होता है जो अपने तथ्य, अपनी सोच, अपनी इन्वेंशन आधार बना के आगे की पीढ़ी को छोड़ जाता है, और बाद में आगे की पीढ़ी उसी आविष्कार से नई नई चीजें बनाती रहती है, जिसको हम सभ्यता बोलते हैं, ठीक है। भौतिक विज्ञान के भी विद्यार्थी जानते हैं कि जैसे जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं वो ये कहते हैं कि गुरुत्वाकर्षण जो बल है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था, ठीक है। अब न्यूटन ने उस प्रिंसिपल का, उस सिद्धांत का आविष्कार किया था, इसलिए वो संस्कृत कहलाया। लेकिन बाद में आज के साइंस के बच्चों को जो जो बातें पता है वो उस टाइम पे न्यूटन को नहीं पता होगी। लेकिन उसी ग्रेविटेशनल फोर्स से कितनी ज्यादा बाद में, न्यूटन के बाद कितनी ज्यादा थ्योरीज आई, कितनी ज्यादा इन्वेंशन हुई, कितनी सारी खोज हुई, कितने सारे आविष्कार हुए, तो वो जो है सभ्यता कहलाएगी। लेकिन आधार तो ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूटन का ही था, तो न्यूटन इस केस में संस्कृत कहलाएगा। और जो आज की खोज हो रही है, इन्वेंशन हो रही है उस ग्रेविटेशनल फोर्स के बेस पे, तो वो सभ्यता कहलाएंगी, ठीक है।
लेखक के अनुसार ये जो जितनी भी इन्वेंशंस होती हैं, जितने भी आविष्कार होते हैं, ये आवश्यकताओं की वजह से होते हैं, जो इंसान की नीड्स होती हैं उनके उनके बल पे। जैसे मेरी नीड है किसी भी काम को करने के लिए, तो मैं वो काम मुझसे हो नहीं रहा तो मैं कोई इन्वेंशन कर दूंगी किसी भी चीज़ को ताकि वो काम हो जाए। तो हमारी नीड के हिसाब से ही एक इंसान जो है संस्कृत बन पाता है ना। साथ के साथ मनुष्य की जो चेतना है, मनुष्य की जो बुद्धि है, वो भी एक इंसान को संस्कृत बनाने में हेल्प करती है ना। और साथ ही साथ बुद्धि के साथ साथ एक ज्ञानी इंसान भी होना बहुत ज़रूरी है। इसी बुद्धि की वजह से एक माँ जो है अपने रोगी बच्चे को गोद में ले रखती है ना। अपने मुंह का निवाला दूसरे के मुंह में रख देती है, मतलब अपने जो माँ अपने मुंह का निवाला है वो दूसरे अपने बच्चे के मुंह में रख देती है ताकि वो ठीक हो जाए। तो इसी बुद्धि की वजह से हर चीज़ होता है, एक इंसान संस्कृत बन पाता है। 2500 साल पहले मनुष्य को तृष्णा से मुक्त करने के लिए, अब 2500 साल पहले गौतम बुद्ध थे है ना। मनुष्य को बहुत दुखी देखते थे वो है ना। तो उनकी तृष्णा को मुक्त मतलब उनकी दुखीपन को दूर करने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा तपस्या करनी चालू करी, एक ज्ञान हासिल करा जिसको हम स्पिरिचुअलिटी भी बोलते हैं। उसके बाद वो टीचिंग्स देने लग गए जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के दुख जो है वो कम हो गए है ना। ऐसे ही कार्ल मार्क्स ने मजदूरों को, उस टाइम पे मजदूरों, कुछ साल पहले मजदूरों को बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता था। तो कार्ल मार्क्स ने मजदूरों का जीवन सुखी बनाने के लिए अपने खुद के जीवन को दुखद बनाया। और लेनिन जो थे, उन्होंने, व्लादिमीर लेनिन जिनका पूरा नाम है, लेनिन जो थे उन्होंने मुश्किल से डबल रोटी का एक टुकड़ा पाया था क्योंकि तब के टाइम पे भुखमरी थी। लेकिन उन्होंने अपना ही मुंह से वो जो टुकड़ा है वो किसी और ज़रूरतमंद को दे दिया। उनको भी बहुत ज़रूरत थी लेकिन उन्होंने फिर भी अपना जो डबल रोटी का टुकड़ा था वो किसी और को दे दिया था है ना। तो वो ऐसी चेतना वाले लोग, ऐसी बुद्धि वाले लोग जो है वो भी संस्कृत बनने का उदाहरण है, क्योंकि इन्होंने एक नए सिद्धांत लाके दिए हमें, नई मोरल वैल्यूज लाके दिए हमें है ना। लेखक कहते हैं कि खाने पीने, पहनने ओढ़ने के तरीके से, साधन से लेकर, मतलब कोई आवागमन का साधन जैसे व्हीकल का आप देख सकते हो, और मर कटने के तरीके भी, मतलब आप सोचोगे कि ये तो आविष्कार ही होगा ना जिसकी वजह से संस्कृत बनता है, पर ऐसा नहीं है। आपके ओढ़ने पहनने के तरीके से, आपके खाने पीने के तरीके से, खाने पीने में भी तो कितनी इन्वेंशन होती है, कपड़ों में, कपड़े पहनने में भी कितनी इन्वेंशन होती है, जो आपके ट्रैवलिंग का सोर्स है, कार बाइक वगैरह, उसमें भी कितनी सारी इन्वेंशन होती है। और ये जो मैंने ऊपर कार्ल मार्क्स और व्लादिमीर लेनिन का एग्जाम्पल दिया, वो मर कटने की जो तरीका है उससे भी लोग जो है वो संस्कृत बनते हैं है ना। मानव हित में, अब कभी कभी ऐसे भी काम होते हैं जो मानव हित में काम नहीं करते हैं, उसे हम अनसंस्कृति कहते हैं, और जिसको हम इंग्लिश में अनएजुकेटेडनेस भी कहते हैं, उसे संस्कृत नहीं कहा जाता। जैसे कि आप इसमें एटम बम का एग्जाम्पल देख सकते हो, वो असंस्कृति है ना, वो मानव हित में काम नहीं करती है। और ऐसे जो है असंस्कृति जो है वो किसको जन्म देती है, असभ्यता को जन्म देती है ना। तो इस तरीके से हमारे चैप्टर में बस इतना ही था। और लेखक का नाम क्या है, भदंत आनंद कौशल्यानंद। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो चैप्टर है वो खत्म होता है। आई होप आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और वीडियो काफी पसंद आई होगी। इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।